Hello everyone, a warm welcome to you all on our channel उत्कर्ष क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन वाले टॉपिक को ही एक और दिन उठा रहे हैं। तो जैसा कि एक क्लास हम ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत के प्रशासन पर कर चुके हैं, एक और क्लास हमें यहाँ पर करनी है बिकॉज मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट हॉट टॉपिक रहता है जब भी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे या जब भी हम फॉर एग्जाम्पल पेपर्स के अलावा अगर आप लोग पूरा एनालाइज भी करोगे सिलेबस को, तो ये वन ऑफ दोज टॉपिक है जो कि कम मेहनत में जिसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा हमारा पैटर्न रहता है कि हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को उठा रहे हैं। साथ ही पहले भी बहुत सारी क्लासेस जो हुई हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने दो क्लासेस ली हैं। तो एट दी सेम अकॉर्डिंग टू दी सेम पैटर्न स्टूडेंट्स, आज भी हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं और समझते हैं स्टूडेंट्स। Which amongst the following indicates a tax on the land produce? तो यहाँ पर लिखा है कि इनमें से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ठीक है, भूमि उत्पाद यानी कि आप सब जानते हैं कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रहता था उस पे कौन कौन सी टैक्सेस लिए जाते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, तो उसे हमको यहाँ पर देखना है। तो खराज, खुम्स, उश्र, मुक्तई। सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग कोड्स। तो यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स 4 टैक्सेस के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर या टैक्स कौन कौन से थे। खराज, खुम्स, उश्र या मुक्तई। तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं खराज जो है वो बेसिकली आपका लैंड टैक्स ही हुआ करता था, तो ये तो होगा। खुम्स रहता था स्टूडेंट्स वॉर बूटी। वॉर बूटी मतलब जिसे हम लूट का धन या लूट का माल कहते हैं। ठीक है, लूट का धन जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझनी होगी कि जब हम यहाँ पर खुम्स की बात करते हैं तो खुम्स का लैंड प्रोड्यूस से या आपके भूमि के उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज होता क्या था कि जब भी दिल्ली सल्तनत की सेना किसी शत्रु सेना पर अटैक करती थी या मतलब कोई भी एनिमी से जब वॉर होता था, तो शत्रुओं का जो खेमा रहता था या शत्रुओं की सेना, इवन शत्रुओं की जो पब्लिक रहती थी, वहां से ये लोग जो भी माल लूट करके आते थे बेसिकली उस पे जो टैक्स लगता था वॉर बूटी या हमने जैसा कि कहा कि लूट का धन, वो कहलाता था आपका खुम्स। तो खुम्स का कोई लेना देना नहीं है, तो दैट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है वो हमको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया है तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। बस अब आपके 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ओनली 1 या फिर 1, 3 और 4। तो उश्र की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो उश्र जो है तो आप लोगों ने सुना होगा कि ये इरिगेशन पर लगता था। ठीक है, उश्र जो एक टैक्स था वो इरिगेशन या सिंचाई पर लगता था, ऑटोमेटिकली ये लैंड प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। और मुक्तई भी जो टैक्स है वो भी आपका लैंड प्रोड्यूस से ही रिलेटेड होता था। इस कारण से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इधर पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 3 और 4। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको रीड करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो मुद्राएं मतलब यहाँ पे कॉइन्स या करेंसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई 2 इंपॉर्टेंट करेंसीज ऑफ द सल्तनत पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। तो दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो स्टूडेंट्स इन चारों में से आपको बताना है कि 2 इंपॉर्टेंट करेंसी सल्तनत की कौन सी होती थी। तो आपको ओवरऑल नहीं देखना है स्टूडेंट्स, 2 इंपॉर्टेंट करेंसीज, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 प्रमुख मुद्राएं जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो दाम, जीतल, रुपया या टंका। तो स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत में आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश आते हैं। तो आपको पता है कि स्लेव डायनेस्टी आता है, फिर खिलजी आता है, फिर तुगलक आता है, फिर सैयद आता है और लास्ट में लोधी आता है। उसमें हम सब जानते हैं कि स्लेव डायनेस्टी में और इवन पूरा के पूरे दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है इल्तुतमिश। तो स्टूडेंट्स इल्तुतमिश के ही टाइम पर दिल्ली सल्तनत की जो एक तरीके से प्रॉपर मुद्रा व्यवस्था है वो शुरू हुई। इल्तुतमिश की बहुत सारी खास बातें हैं। सबसे
सबसे पहले तो इसने प्रथम बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए थे, तो प्योरेस्ट अरब कॉइन्स, ठीक है, प्योरेस्ट अरब कॉइन्स, प्रथम बार शुद्ध अरबी सिक्के भी इल्तुतमिश ने चलाए। इल्तुतमिश ने स्टूडेंट्स टकसाल या मिंट्स को भी एस्टैब्लिश किया था। तो मिंट्स आप सब जानते हैं, मिंट्स का मतलब जहां पर कॉइन्स की मिंटिंग होती है, जहां पर सिक्कों को ढाला जाता है, तो टकसाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 2 कॉइन्स इसने चलाए थे, एक तो जीतल और दूसरा टंका, ठीक है, जीतल और टंका। तो यहाँ से ही हमको आंसर मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जीतल आपका इंक्लूड हो जाएगा और यहाँ पर टंका आपका इंक्लूड हो जाएगा। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 2 और 4, इसलिए हम आंसर मार्क करेंगे स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी 2 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जीतल किसका था, तांबे का, तांबे यानी कॉपर का होता था जीतल, ठीक है। चांदी का होता था टंका, चांदी यानी कि सिल्वर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये भी याद रखना है कि टंका और जीतल का जो रेशियो होता था वो होता था 1:48, ठीक है। टंका और जीतल का जो रेशियो होता था वो होता था हमारा 1:48। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीतल और टंका, दैट मीन्स ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फिरोज शाह वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत who imposed irrigation tax called Haq-e-Sharb, which was what percentage of the total produce। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि फिरोज शाह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हक-ए-शर्ब नामक सिंचाई कर लगाया था। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारा एक सिंचाई कर का फैक्ट कवर हो रहा है कि हक-ए-शर्ब क्या हुआ करता था स्टूडेंट्स। तो आप लोग याद रखेंगे कि हक-ए-शर्ब जो था वो यहाँ पे इरिगेशन टैक्स हुआ करता था, और पहला व्यक्ति जिसने ये टैक्स लगाया तो वो कौन सा था, फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पर बोला है कि विच वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो ये जो हक-ए-शर्ब था, क्या ये 1/5 लगाया जाता था, ऑब्वियसली आपके लैंड प्रोडक्शन ओवरऑल प्रोडक्शन का, 2/5, 1/10 या 3/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन है उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी सिंचित भूमि रहती थी उसकी उपज पर, ठीक है, सिंचित भूमि यानी जिस भी लैंड के लिए इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो भी इरिगेटेड लैंड है, तो सिंचित भूमि पर जो कर रहता था वो लगता था स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/10, कितना लगता था, 1/10 लगता था। तो इधर पे हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट सी, ठीक है, इधर पे हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी, 1/10। तो उपज का 1/10वां हिस्सा, और क्योंकि हक-ए-शर्ब, मैं बार बार याद करवा रही हूँ, क्योंकि हक-ए-शर्ब सिंचाई कर है तो सिंचित भूमि की जो भी उपज होती थी उसका 1/10वां हिस्सा जो था वो लगा करता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की बात हुई है, तो आप लोगों को पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम शॉर्ट में FST यहाँ पे लिख रहे हैं, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसे सल्तनत युग का अकबर कहा गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि इसे सल्तनत युग का अकबर कहा गया है, अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड, ठीक है, सल्तनत युग का इसे अकबर कहा गया है। और ये किसने कहा है स्टूडेंट्स, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये कहा है हेनरी इलियट ने, ये कहा है स्टूडेंट्स इलियट ने। तो इलियट का नाम आता है कि किसने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा, क्योंकि इसने भी बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स किए थे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसने भी वेलफेयर वर्क्स किए थे। तो आप याद रखेंगे हेनरी इलियट का नाम है, हेनरी इलियट ने इसे कहा था। कौन कौन से वेलफेयर वर्क्स की बात आती है स्टूडेंट्स फिरोज शाह तुगलक की जब हम बात करते हैं, तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, एक इसने डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था दीवाने बंदगान, ठीक है, दीवाने बंदगान। एक इसने डेवलप किया था दीवाने खैरात, दीवान-ए-खैरात, ठीक है। और एक था स्टूडेंट्स दीवाने इश्तिहाक, एक था आप लोगों का दीवाने
इस्तिहाक या इश्तहाक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स फिरोज शाह तुगलक डेवलप करता है। जब हम बात करते हैं दीवाने बंदगान की, तो ये दास विभाग हुआ करता था या स्लेव्स के लिए इसने डेवलप किया था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने पूरे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा स्लेव्स जो थे वो कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के ही टाइम पे थे। तो उसने स्लेव्स के लिए अलग से डिपार्टमेंट ही इस्टेब्लिश कर दिया था। फिर जब हम बात करते हैं दीवाने खैरात की, तो खैरात जो था स्टूडेंट्स वो दान विभाग था, मतलब चैरिटी डिपार्टमेंट हुआ करता था, ठीक है। दान विभाग, दान देना, डोनेशंस देना, चैरिटी देना, उसके लिए इसने अलग से डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, दीवाने खैरात। और स्टूडेंट्स दीवाने खैरात की एक खास बात ये भी है कि इसमें गरीब लड़कियों के जो शादियां रहती थी वो भी कराई जाती थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं दीवाने इश्तहाक, तो ये होता था स्टूडेंट्स आपका पेंशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये होता था आप लोगों का पेंशन डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स किए थे। तो वो इरिगेशन पे भी ध्यान देता था। उसने बहुत बड़ी बड़ी 5 कैनाल्स, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे, 5 कैनाल्स, 5 नहरें उसने बनवाई थी। दर उल शफा नाम का फ्री हॉस्पिटल भी उसने बनवाया था स्टूडेंट्स, एक फ्री अस्पताल। तो बहुत सारे वेलफेयर वर्क्स किए और इस कारण से हेनरी इलियट ने इसको सल्तनत युग का अकबर कहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, due to the justice system, even a wolf could not dare to look towards a sheep। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक कथन दिया है जो कि किसका है, बर्नी का है। तो बर्नी ने किस दिल्ली सुल्तान के लिए ये बात कही है, कौन से दिल्ली सुल्तान के टाइम पे न्याय व्यवस्था जो रहती थी वो इतनी बढ़िया रहती थी कि कहा जाता है कि एक भेड़िया भी एक भेड़ की तरफ नहीं देख सकता था। तो भेड़िया मतलब वुल्फ और भेड़ मतलब शीप। तो यहाँ पे इवन अ वुल्फ कुड नॉट डेयर टू लुक टुवर्ड्स द शीप। तो स्टूडेंट्स बर्नी ने यहाँ पर देखो ये लैंग्वेज मतलब भेड़िया भेड़ की तरफ नहीं देख सकता, ये एक आम डायलॉग है। तो ऐसा तो हम भेड़िया भेड़ की तरफ नहीं देख सकता, ये एक आम डायलॉग है स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियस सी बात है कि निश्चित रूप से और भी सुल्तानों के लिए ये बात कही जा सकती है, लेकिन यहाँ पर बर्नी ने खास तौर पे ये बात किसके लिए कही थी, तो आंसर जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर घियासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, डेफिनेटली आप लोगों ने इन चारों ऑप्शंस को देखकर घियासुद्दीन तुगलक तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा आंसर। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम स्पेसिफिकली बर्नी की बात करते हैं तो बर्नी ने ये डायलॉग किसके लिए बोला था, बर्नी ने ये डायलॉग बोला था आपके ऑप्शन 3 दैट इज घियासुद्दीन तुगलक के लिए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल नाउ ऑन योर स्क्रीन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। उलूग खानी तथा राजवाही नहरों का निर्माण दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने करवाया था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को 2 कैनाल्स की बात कही गई है। एक दी हुई है उलूग खानी कैनाल और एक दी हुई है राजवाही कैनाल। तो विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत गॉट उलूग खानी एंड राजवाही कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस जो दिए हैं वो दिए हैं गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो स्टूडेंट्स आप लोग सब जानते हैं कि इन सभी शासकों में से जो आपके फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है किस पे, नहरों पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा काम किया है उन्होंने नहरों पे। तो देखो सीधी सी बात है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में गियासुद्दीन तुगलक की बात की। अब कहा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक भी बहुत अच्छे शासक हुए और उन्होंने पहली बार जो है वो कैनाल्स का काम शुरू किया था। तो गियासुद्दीन तुगलक के ही टाइम पे कहा जाता है कि पहली बार उन्होंने नहरों का काम या कैनाल्स का काम या नहर बनवाना शुरू किया। लेकिन सबसे ज़्यादा कैनाल्स और सबसे फेमस बड़ी बड़ी कैनाल्स किसने बनवाई थी, वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। उसी में ये 2 कैनाल्स का नाम हमें देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, और इनसे जो था वो आपका हरियाणा, प्रेजेंट डे जो हरियाणा है उस स्टेट में आपूर्ति हुआ करती थी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फिरोज शाह
तुगलक, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक हियर विल बी द आंसर। तो ये याद रखना कि सबसे ज्यादा कैनाल्स तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई, लेकिन पहली बार जो एक तरीके से कैनाल बनवा के एक सुल्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, वो दिखाई थी स्टूडेंट्स गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए कौन कौन सी 5 बड़ी कैनाल्स बनवाई थी। तो ये जाना जाता है अपनी 5 लार्ज कैनाल्स के लिए। 2 नाम भी अभी हम लोगों ने देखे जिससे हरियाणा को आपूर्ति होती थी। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली नाम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो ये यमुना नदी से हिसार तक जाती थी, ठीक है। यमुना नदी से हिसार तक जाती थी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा, मैंने आपको बोला ये एक नाम थे उलूक खानी और राजवाही, और यहाँ पर हम प्रॉपर रीजन वाइज या नदी के हिसाब से भी देखेंगे। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है उलूक खानी और ये लिखा है रजवाही या जिसे राजवाही भी कहा जाता है। तो सबसे पहली ही थी उलूक खानी और स्टूडेंट्स ये 150 मील लंबी थी। यमुना नदी से हिसार, हिसार आपको पता है हरियाणा, तो हिसार तक पानी जाता था। सतलज से घग्गर तक ये रजवाही कहलाती थी, 96 मील लंबी थी, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद आती है स्टूडेंट्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद तक और यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। तो ये हो जाएगी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखो आप इसमें जो पहली 2 है फर्स्ट और सेकंड, वही सबसे लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिसके नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, उलूक खानी और रजवाही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। Who was the Mughal ruler who paid attention to water supply through canals after फिरोज तुगलक इन दिल्ली सल्तनत। तो स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत से ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको जोड़ दिया गया और टर्न कर दिया गया मुगल्स के तरफ। और यहाँ पर बोला गया है कि दिल्ली सल्तनत में तो हम सब जानते हैं कि फिरोज तुगलक ने बहुत सारी कैनाल्स बनवाई, लेकिन फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी की आपूर्ति किस मुगल शासक ने की। तो ये काफी यूनिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो ऐसे 1 लाइनर फैक्ट यूनिक क्वेश्चंस भी एनटीए पूछता है, तभी हम आपके लिए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ हो, चाहे वो आपके असर्शन रीजनिंग वाले हो, चाहे सीक्वेंस वाले हो, या फिर चाहे वो स्टेटमेंट्स वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग आंसर सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आंसर काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर है वो आपका अनएक्सपेक्टेड ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जाएगा स्टूडेंट्स आप लोगों का शाहजहां। शाहजहां विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत में हमने देखा कि पहला नाम आता है गियासुद्दीन तुगलक का, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी 5 कैनाल्स में अब भी हमने नाम देखा फिरोज शाह तुगलक का। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद मुगल्स में कोई ऐसा राजा था जिसने कैनाल बनवाई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां, ठीक है। शाहजहां कहा जाता है स्टूडेंट्स जिसने पंजाब में शाहनगर, पंजाब में एक शाह नहर नाम की कैनाल बनवाई थी, ठीक है। शाह नहर नाम की कैनाल बनवाई थी उसी पंजाब वाले इलाके में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुल्तान ने दीवानी विजारत को आदेश दिया कि इक्ताओं तथा विलायतों पर कर यानी टैक्स 1/10 या 1/11 से अधिक ना बढ़ाया जाए। बर्नी का ये जो कथन है वो दिल्ली सल्तनत के किस शासक से संबंधित है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, हम हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट वाली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए थे, और यहाँ पर अब स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत हैं। अगेन बर्नी का एक कथन आप लोगों के सामने दिया हुआ है। द सुल्तान ऑर्डर्ड द दीवाने विजारत that the tax on इक्ताज and विलायत्स should not be increased more than 1/10 or 1/11, ठीक है। तो यहाँ पर बर्नी ने किस सुल्तान के लिए कहा कि भाई जो भी इक्ता है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इक्ता को विलायत भी कहा जाता था, तो उसके लिए कहा कि भाई 1/10 या 1/11 से जो टैक्स है वो उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो क्या ये बात बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के लिए कही, बलबन के टाइम के लिए कही, गियासुद्दीन तुगलक या फिर स्टूडेंट्स फिरोज तुगलक, बताइए।
यस, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगेन अनएक्सपेक्टेड आंसर जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक, दैट इज ऑप्शन सी। तो याद रखना ये जो कथन है स्पेसिफिकली आपका बर्नी का, ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है स्टूडेंट्स, ये गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी यूनिक और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, तो इसको स्टडी करते हैं। द आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो स्टूडेंट सल्तनत पीरियड की आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेसिमल सिस्टम ऑफ द मंगोल्स इन विच खान was the highest military officer while the lowest officer was Sarkhel. A Sarkhel was in charge of. स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स तो हमारे क्वेश्चन से ही कवर हो रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये कवर हो रहा है कि सल्तनत काल की सेना का जो संगठन था, ठीक है, वो मंगोलों की दशमलव प्रणाली के आधार पर था। तो स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत की सेना जो थी वो मंगोल्स के डेसिमल सिस्टम पर आधारित थी, जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जो होता था वो खान होता था, सबसे ऊपर आता था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि पूरी हिरार्की में सबसे ऊपर आता था खान और सबसे नीचे आता था सरखेल, ठीक है, सबसे ऊपर आता था खान और सबसे नीचे आता था सरखेल। मतलब जो हिरार्की है वो सरखेल खेल से ऊपर चढ़ के खान तक जाती थी। तो अब यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि एक जो सरखेल था उसके पास कितने अश्वारोही सैनिक या अश्वारोही सिपाही होते थे, जिन्हें हॉर्समैन या कैवलरी मैन भी हम कह सकते हैं। तो 10 हॉर्समैन, 100 हॉर्समैन, ठीक है, यहाँ पे 1000 हॉर्समैन की 10,000 हॉर्समैन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि सरखेल जो कि सबसे नीचे वाली इकाई होती थी पूरे मिलिट्री ऑफिसर्स की हिरार्की में, तो उसमें जब हम बात करते हैं सरखेल की तो उसमें कितने अश्वारोही सिपाही होते थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को आंसर याद करना है 10 हॉर्समैन, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि डेसिमल सिस्टम पे आधारित है, तो भाई डेसिमल में तो ऐसे ही करते हैं अपन, 10, 100, 1000 ऐसे ही जाते हैं। तो ऐसे ही आप ट्रिक बना के याद कर लेना कि भाई 10 अश्वारोही सिपाही जो है वो सबसे छोटी यूनिट में रहेंगे, सबसे छोटी यूनिट जो कि कौन सी है, सरखेल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन 1, 10 घुड़सवार यानी 10 कैवलरी मैन, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर हम ध्यान से पढ़ेंगे और नोट करेंगे कि क्या हिरार्की रहती थी जब हम दिल्ली सल्तनत में इस टाइप के मिलिट्री ऑफिसर्स की बात करते हैं तो, ठीक है। तो हिरार्की की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अब आपको पता है हम किससे शुरू करेंगे, तो आपको पता है हम सरखेल से ही शुरू करेंगे, उसी पे क्वेश्चन था, तो नीचे से ऊपर चलते हैं। तो सरखेल की बात हम करते हैं तो यहाँ पर कितने सैनिक आ रहे हैं हमारे पास, 10, ठीक है। तो अभी हमने देखा 10 कैवलरी मैन, तो 10 घुड़सवारों की टुकड़ी, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी मतलब स्टूडेंट्स 10 हॉर्समैन या 10 कैवलरी मैन, 10 घुड़सवारों की टुकड़ी कौन संभालता था, तो ये संभालता था आपका सरखेल। अब सरखेल से अगर हम नीचे आए स्टूडेंट्स, सरखेल से अगर हम नीचे आए तो नेक्स्ट होंगे सिपह सलार, सिपह सलार। तो देखो सिपह सलार में कौन आ जाएगा, तो सिपह सलार में स्टूडेंट्स 10 सरखेल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सिपह सलार में 10 सरखेल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिपह सलार। तो आपको सीधे सीधे बस ऐसे ही हिरार्की याद रखनी है। फिर आता है स्टूडेंट्स अमीर, अमीर, ठीक है। तो अमीर में क्या आ जाएगा, अब आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अमीर में आ जाएगा 10 सिपह सलार, ठीक है। अमीर में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10 सिपह सलार आ जाएगा किसमें, अमीर में, फाइन। तो 10 सिपह सलार किसमें हो जाएंगे, अमीर में। फिर अमीर के नीचे नेक्स्ट चलते हैं तो मलिक, मलिक, मलिक में आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 अमीर, 10 अमीर किस में आ जाएगा, मलिक में। तो देखो मलिक और बड़ी यूनिट हो जाएगी, तो मलिक में क्या इंक्लूडेड होगा, 10 अमीर जो है वो मलिक में इंक्लूडेड होंगे। और सबसे बड़ी इकाई मैंने आपको बताया खान, अभी क्वेश्चन में ही लिखी थी, तो खान में ऑब्वियस सी बात है, खान में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, 10 मलिक्स। तो 10 मलिक किस में आ जाएंगे, खान में आ जाएंगे। तो खान में क्या आ जाएंगे, 10 मलिक आ जाएंगे। तो ये आपकी हिरार्की जो है वो इस तरीके से चलेगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ पर
सीधी सीधी बात है, सिर्फ सरखेल पूछा हुआ था तो सरखेल में 10 घुड़सवार या कैवलरी मैन आ रहे थे, और उसके बाद तो आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है, 10-10 के 10-10 याद करके, डेसिमल सिस्टम में ही था क्योंकि, और ये वाले जो हायरार्की है वो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले सरखेल आएगा, फिर सिपह सलार आएगा, तो सिपह सलार में 10 सरखेल, सरखेल सिपह सलार, फिर आमिर, आमिर में 10 सिपह सलार, फिर आमिर के नीचे मलिक, तो मलिक में 10 अमीर हो जाएंगे, और सबसे बड़ी यूनिट खान जिसमें 10 मलिक हो जाएंगे। तो ये पूरी हायरार्की थी जो कि मंगोलों के डेसिमल सिस्टम पे ही आधारित थी। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पर अब आप लोगों के सामने असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, पहला असर्शन और दूसरा रीजन। तो पहला अभिकथन है स्टूडेंट्स और दूसरा है आपका कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने विदेशियों हेतु अपूर्व सम्मान प्रदर्शित किया और उन्हें अपने प्रशासन पे उच्च पदों पर शामिल किया। तो क्या स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने अनप्रेसिडेंटेड रिस्पेक्ट दिखाई थी फॉरेनर्स को, और क्या उनको एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी पोजीशंस में भी अपॉइंट किया था? क्या ये बात सच है मोहम्मद बिन तुगलक की? दूसरा अब रीजन को हम स्टडी करेंगे और पहले देखेंगे कि क्या रीजन एज अ स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो रीजन में देखेंगे, देयर वाज नो चेंज इन द कैरेक्टर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में शासक वर्ग के चरित्र और संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ था? तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट the correct explanation of A is correct but R is not correct, और A is incorrect, A is not correct but R is correct। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीड करिए और यहाँ पर फिर हम आंसर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर जो है वो सही नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। कैसे मैम, ये कैसे? देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं कई बार आपको कहती हूँ कि नेट के बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिक से सॉल्व होते हैं। आप खुद सोचिए कि देखो, ये बात तो हमको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक कहलाता है। मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता है, और बोलना चाहिए डेस्टिनी उसकी अच्छी नहीं थी कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसकी जो योजनाएं थी वो पूरे तरीके से डिजास्टर्स प्रूव हुई, पूरे तरीके से फेल हो गई। 5 विनाशकारी योजनाएं हम मोहम्मद बिन तुगलक की अपने सिलेबस में स्टडी करते हैं। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि खुले विचारों का था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उसने विदेशियों हेतु अपूर्व सम्मान प्रदर्शित किया। बहुत रिस्पेक्ट देता था वो फॉरेनर्स को, और उसने एक कदम और आगे जाके फॉरेनर्स को प्रशासन में उच्च पदों पर भी शामिल किया। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके पहले के अगर हम सुल्तानों की बात करें तो उनके केस में ऐसा कुछ बहुत बड़ी मात्रा में नहीं हुआ था कि उन्होंने फॉरेनर्स को एक तरीके से बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस दिए हों। तो आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि अगर वो फॉरेनर्स को बड़ी पोजीशंस दे रहा है तो ओवरऑल जो रूलिंग क्लास है यानी शासक वर्ग जो है उसका चरित्र भी चेंज होगा और उसके संगठन में परिवर्तन भी होगा। क्योंकि अगर फॉरेनर्स को आप दूसरे देश के किसी व्यक्तियों को आप मौका दे रहे हो और प्रशासन में आप ऊपर के पदों पे रख रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है, पहले के टाइम से कंपेयर किया जाए तो जो शासक वर्ग है, जो रूलिंग क्लास है, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगा ही होगा। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि देयर वाज नो चेंज, तो ये कथन ही सीधे से गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि आर करेक्ट नहीं है लेकिन ए जो है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स
रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट सिस्टम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट आपको निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, अलाउद्दीन खिलजी की हम सब जानते हैं मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और आपको ये भी पता है क्योंकि खिलजी इंपीरियलिज्म से रिलेटेड हमने 2 क्लासेस की हैं, आपको पता है इसके जो मार्केट रिफॉर्म्स थे मेनली उसके पीछे का जो ऑब्जेक्टिव था वो मिलिट्री नीड्स था, मतलब अपनी सेना की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से पूरी करना ताकि उसकी सेना उसके सिकंदर ए सानी या सेकंड अलेक्जेंडर बनने के सपने को सच कर सके। तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्टूडेंट्स कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नामक विभाग का गठन किया। दीवाने रियासत का प्रधान सदर ए रियासत कहलाता था। दीवाने रियासत पद पर प्रथम नियुक्ति मलिक याकूब की हुई थी। दीवाने रियासत के अधीन कुल 4 शहना नियुक्त किए गए थे। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को देखना है स्टूडेंट्स। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने रियासत, जी हाँ, इस कथन में दूर दूर तक कोई परेशानी नहीं है, हमें पता है कि ये कथन सही है क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि दीवाने रियासत जो है वो बाजार सुधारों का विभाग था, जबकि दीवाने रिसालत या रसालात भी जिसे कहा जाता है वो धार्मिक और विदेश विभाग दोनों था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि धार्मिक था, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विदेशी था। ये दोनों ये वाला जो फैक्ट है मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। दीवानी रियासत का जो हेड था उसे सदरे रियासत कहा जाता था, यस ऑब्वियसली। मलिक याकूब वॉज द फर्स्ट टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ दीवाने रियासत। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये बात भी सही है कि हमें याकूब का नाम हम पढ़ते हैं जब दीवाने रियासत पे पहली अपॉइंटमेंट की बात आती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम 4th वाला कथन देखेंगे तो 4थे वाले कथन में दीवाने रियासत के अधीन कुल 4 शहना नियुक्त किए गए थे। तो नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला जो कथन है वो आपका गलत है और यहाँ पे आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ही बोला गया था। तो अगर आप देखो कि अ टोटल ऑफ 4 शहनाज वर अपॉइंटेड अंडर दीवाने रियासत, जी नहीं स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों की, ठीक है, जब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधारों की, तो यहाँ पर आपको पता है कि शहनाए मंडी एक ऑफिसर जो था बाजार के लिए, बाजार सुधारों के लिए वो नियुक्त किया गया था, शहनाए मंडी। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम ओवरऑल मार्केट्स की बात करते हैं तो मार्केट्स में हमें 3 मार्केट्स देखने के लिए मिलते हैं। एक मार्केट था जो कि मंडी ही कहलाता था, जो कि फूड ग्रेन्स यानी अनाज वगैरह के लिए हुआ करता था, ठीक है, फूड ग्रेन्स यानी अनाज वगैरह के लिए हुआ करता था एक मार्केट आपका। जब हम दूसरे मार्केट की बात करते हैं तो दूसरा मार्केट जो था स्टूडेंट्स वो आपका कपड़े का बाजार हुआ करता था, जिसमें बेसिकली लग्जूरियस क्लोथ्स मिलते थे और दूसरे लग्जूरियस आइटम्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो सकते हैं। और थर्ड जो रहता था स्टूडेंट्स, थर्ड जो रहता था वो रहता था मार्केट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि सीधी सी बात है जीवों के बाजार की बात हो रही है, दैट मीन्स कैटल, आपके मवेशी प्लस स्लेव्स यानी दास भी बिकते थे। तो भाई सीधी सी बात है, कैटल बेचो या स्लेव्स या दास बेचो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही मार्केट कहलाएगा। तो टोटल यहाँ पे हमको कितने मार्केट्स देखने के लिए मिल रहे हैं स्टूडेंट्स? एक मंडी जो कि फूड ग्रेन्स या अनाज का मार्केट होता था, ठीक है। क्लोथ्स, और स्टूडेंट्स आपने सुना होगा क्लोथ्स वाला जो मार्केट था उसे सराय अदल कहा जाता था, सुना होगा, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, सराय अदल। और लास्ट आता है कैटल और स्लेव्स। तो ये शहनाई मंडी जो एक ऑफिसर था, और मेनली 3 मार्केट्स डेवलप किए गए थे। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये गलत है। वैसे भी यहाँ पे 4 का नंबर जो है वो हमें नजर आ रहा है, तो दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं, द सुल्तान हु बिलीव्ड इन सुजरैनिटी एंड नॉट सोवरेनिटी वाज। ऐसे सुल्तान का नाम आपको यहाँ पर बताना है जो अधिराजत्व में विश्वास रखता था और ना कि प्रभुसत्ता पर। तो हु बिलीव्ड इन सुजरैनिटी एंड नॉट सोवरेनिटी। तो ऐसा, तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, जहां पर भी आपको एक बहुत मॉडर्न प्रिंसिपल्स की बात आती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, हम कई बार पढ़ते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने अपने
प्रशासन को धर्म से अलग रखा, उसने कभी भी उलेमास को इंटरफेयर करने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आंसर जाएगा स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स सीधे तौर पे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द वर्ड मसाहत यूज्ड फॉर लैंड मेजरमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। तो ये एक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, फैक्चुअल क्वेश्चन है सीधे तौर पे कि भूमि मापन के लिए एक जो पूरा सिस्टम शुरू किया मसाहत, वो किसने शुरू किया था, बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, इसका आंसर आप लोगों के माइंड में आ ही गया होगा, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था स्टूडेंट्स वो लैंड सर्वे यानी भूमि के सर्वेक्षण, भूमि के मापन के बाद ही लैंड रेवेन्यू फिक्स करता था और वास्तविक आय पे करता था। ये जो पूरा सिस्टम इसने शुरू किया था वो कहलाया मसाहत। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What was the general rule of succession during the सल्तनत पीरियड। तो सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था। उत्तराधिकार का नियम जन्म की वरीयता के आधार पर उत्तराधिकारी बनता था, अग्राजाधिकार नियम के अनुसार बनता था। तो स्टूडेंट्स आपको पता है अग्राजाधिकार मतलब रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर। तो प्राइमोजेनेचर का रूल क्या होता है आपको पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जिसमें बड़ा बेटा यानी कि एल्डेस्ट सन जो है वो आगे थ्रोन को संभालता है। तो क्या ये सिस्टम प्रेवलेंट था ओवरऑल अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें। नॉमिनेशन बाय द फॉर्मर सुल्तान, क्या पूर्व सुल्तान नामांकित करता था कि अगला राजा कौन होगा या अगला सुल्तान कौन होगा। ओपिनियंस ऑफ द नोबेल्स एंड द पावर एंड एबिलिटी और मेरिट ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द थ्रोन। तो अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, उत्तराधिकार जो बनता है वो अलग अलग टाइप से बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि प्रेजेंट जो सुल्तान है वो अपने किसी बेटे को सिलेक्ट करे, एक तो चीज़ ये हो सकती है, या फिर सीधा सीधा नियम हो कि बड़ा बेटा ही आगे शासन संभालेगा, या फिर उस समय जो अमीर यानी जो नोबिलिटी क्लास बैठी हो वो कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र करे या किंग मेकर्स के रूप में काम करे, या फिर सीधे तौर पे जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि एक सुल्तान अपने पिता या अपने चाचा या अपने किसी रिश्तेदार को ही मार के और फिर थ्रोन में बैठता था। तो ये बात हमने देखी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मार के फिर वो थ्रोन पे बैठा। तो ये आम चीज थी जो कि हमें दिल्ली सल्तनत में बार बार देखने के लिए मिलती है कि या तो अमीरों का मंतव्य होता था या तो जो दावेदार व्यक्ति रहता था वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता या अपना षड्यंत्र या अपनी शक्ति किसी को भी रिप्रेजेंट करके वो थ्रोन को छीन लेता था। चलिए सो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Which of the following is correctly matched। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो चार है, इसमें से कोई एक ही सही सुमेलित है। मुनहियान गुप्तचर, मुशरिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज बाजार का ऑफिसर और शहना जासूस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स शहना क्या स्पाइस होते थे, बरीद ऑफिसर होते थे ग्रेन मार्केट के, मुशरिफ रॉयल फैक्ट्री के, मुनहियान स्पाइस के। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज मुनहियान यानी कि गुप्तचर। तो मुनहियान्स जो थे स्टूडेंट्स वो आपके स्पाइस होते थे। मुनहियान से स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्पाइस होते थे। स्पाइस जिसे हम एस्पियोनिज कहते हैं और आम भाषा में, आज की भाषा में हम डिटेक्टिव्स कहते हैं। तो ये मुनहियान्स जो रहते थे वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्पाइस थे। ठीक है, जब हम बात करते हैं ये वाला जो है वो बिल्कुल सही मैच्ड है। लेकिन जब हम बात करते हैं मुशरिफ की, तो मुशरिफ स्टूडेंट्स यूजुअली अकाउंटेंट होता था, आप कह सकते हो। ठीक है, कि मुशरिफ जो रहता था वो अकाउंटेंट होता था, एक तरीके से लेखाकार, लेखा जोखा देखता था। कौन, मुशरिफ।
फिर तो ऑब्वियसली यहाँ पे रॉयल फैक्ट्री लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। बरीद, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सबने सुना होगा बरीद भी आपके जासूस ही रहते थे। अगेन बरीद बहुत इंपॉर्टेंट, बलबन ने भी बरीदों को अपॉइंट किया था। और शहना तो हमने अभी देखा स्टूडेंट्स, ये बाजार से संबंधित अधिकारी होते थे। तो शहना जो रहते थे वो आपको पता है कि ये बाजार के अधीक्षक होते थे, मार्केट सुपरिटेंडेंट्स होते थे, ठीक है, बाजार के अधीक्षक होते थे या आपके मार्केट सुपरिटेंडेंट्स होते थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही कम दिन अब शेष रह गए हैं, क्योंकि हमारी जो दिवाली धमाका सेल है स्टूडेंट्स वो शुरू हो चुकी है 24 अक्टूबर से, और आखिरी दिन है सेल को ऑक्यूपाई करने का, दैट इज 3 नवंबर। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की साल की सबसे बड़ी सेल है, प्लस इससे कम प्राइसेस आपको हमारे फाउंडेशन बैच के कभी नहीं मिलेंगे। तो ये राइट टाइम है, क्योंकि आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट है उसको आप इजीली टारगेट कर सकते हो। वैसे भी जो प्रोसेस है वो अभी शुरू नहीं हुई है तो एग्जाम थोड़ा लेट ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है कोर्स को लेने का। और स्टूडेंट्स एक्चुअल प्राइस हमारा 24,000 रुपीज़ है, बट दिवाली सेल में आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मात्र 4800 में मिल रहा है। तो जल्दी करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस स्टूडेंट्स आपको 3 महीनों की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, प्लस आपको रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो पूरा फ्री मिलेगा पेपर 1 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में क्लास में पढ़ते हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग इस ऑफर को अवेल करें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स सेल जो हमारी सेल है वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी अवेलेबल है। तो आपको पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और हिस्ट्री जो है सिर्फ 500 रुपीज़ में आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स की दिवाली ऑफर का आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट ले लीजिए। तो ये क्लास हमारी यहाँ एंड होती है। अब हम न्यू टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, और अगेन हम जैसा कि रोज़ हम हाजिर होते हैं 3:30 बजे, तो आप सभी लोगों को आके अपनी प्रेजेंस लगानी है और स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।